के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। उस दौरान ये रेड कारपेट वेलकम हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, वो उनके स्वागत के लिए खुद पहुंचे तेल अवीव। बता दें आपको कि ये दौरा 2 दिनों का है प्रधानमंत्री मोदी का, और ये ग्रैंड वेलकम वहाँ पर हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, और ये ग्रैंड वेलकम खुद वहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने पहुंचकर किया। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री इजराइल गए हैं, इससे पहले जब वो 2017 में गए थे। और बता आपको ये दें कि ये 71,000 करोड़ के रक्षा सौदे समेत कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा होनी है। आज से ये 2 दिन का इजराइल दौरा प्रधानमंत्री मोदी का शुरू हो गया है। तेल अवीव में स्वागत उनका खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया है, भव्य स्वागत हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। अपने परिवार के साथ पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी ये बातचीत और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे की ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है। और बता आपको ये दें कि वो पहुंच गए जब तेल अवीव, तो वहाँ पर खुद उनका स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जो है वो किया गया नेतन्याहू के द्वारा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से और क्या क्या होने जा रहा है खास इस दौरे से संबंधित, वो भी हम आपको बता रहे हैं। बता आपको ये दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है और बेहद भव्य तैयारियां की गई हैं। और जो ट्वीट किया था इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर, उन्होंने कहा मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी का। तो ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। इजराइल यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की 9 वर्षों में उनकी ये दूसरी यात्रा है। पश्चिम एशिया में बदलते तनाव के बीच, बढ़ते तनाव के बीच, ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। और उसके बाद में अब यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और अब बड़ी चीज़ ये है कि भारत इजराइल के रिश्ते, इस पर बात लगातार होती रही है और किस प्रकार की साझेदारी दोनों देशों की रही है रक्षा सौदों से लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा रक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है, ध्यान केंद्रित करता है। सूत्रों के अनुसार दोनों देश अपनी मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत और इजराइल के रिश्ते बीते 1 दशक में असाधारण रूप से मजबूत हुए हैं। रक्षा क्षेत्र हो, फिर चाहे ड्रोन, मिसाइल सिस्टम या डिफेंस टेक्नोलॉजीज, ये तमाम चीज़ें, इसमें कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, इनोवेशन, इन तमाम चीज़ों में। देखिए, साल 2017 के लैंडमार्क दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली नेतृत्व ने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। उस दौरे में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पर जाकर खुले तौर पर रिश्तों को मजबूत करते देखे गए थे। अब ऐसे में क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या क्या तैयारियां हैं, वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि आप समझ पाएँ ये किस प्रकार का स्वागत हुआ। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और नेसिट पर तिरंगे से किस प्रकार का सम्मान, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, और जो टेक्नोलॉजी शेयर होगा वो भी महत्वपूर्ण है। तो ये 2 दिवसीय बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तमाम खबरों की। सबसे पहले बात तुर्की की कर लेते हैं, जहां तुर्की के पश्चिमी हिस्से में मौजूद बालिकिसिर शहर के पास एक भयानक हादसा हुआ। दरअसल तुर्की वायुसेना का एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट की जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार यह घटना बुरसा इजमिर हाईवे के पास हुई, जिसके तुरंत बाद आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली, एम्बुलेंस और पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दुर्घटना स्थल पर विमान का मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। पूरे इलाके को तुरंत घेर लिया गया और सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की निगरानी कर ली। आपको बता दें कि F-16 जेट बाल्किसिर स्थित 9वीं मेन जेट बेस कमांड से संबंधित था। स्थानीय समय के अनुसार विमान रात करीब 1 बजे के आसपास उड़ान भरा था। अचानक ही विमान से संपर्क टूट गया और रडार ट्रैकिंग एकदम से गायब हुई।
इसके बाद खोज और बचाव अभियान भी शुरू हुआ। तलाशी अभियान के दौरान दुर्घटनास्थल का पता चला, विमान के मलबे को बरामद किया गया। इस हादसे में पायलट की जान चली गई। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी आधिकारिक बयान दिया, कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए एक विशेष टीम गठित कर दी गई है। सरकारी बयान में पायलट को शहीद बताते हुए श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। फिलहाल दुर्घटना के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं आया। बताते चलें कि ये कोई अकेला मामला नहीं है, इतिहास भी F-16 जेट की दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 2023 में आयोनियन सागर में एक F-16 गिरा था, जिसमें पायलट का पता नहीं चल पाया था। इसके अलावा 2022 से 2024 के बीच में दक्षिण कोरिया में प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान एक F-16 हादसे का शिकार हुआ था। हालांकि तुर्की की वायुसेना हमेशा अपनी तत्परता और क्षमता के लिए जानी जाती रही है, मगर लगातार हादसों ने सुरक्षा और तकनीकी निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी लड़ाकू विमान हादसे में तत्काल प्रतिक्रिया, प्रशिक्षण और जांच प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तुर्की सरकार और रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है और पायलटों की मौत ने देश भर में शोक और संवेदनाओं को भी भड़का दिया है। सीधा चलेंगे इजराइल, जहां पर तेल अवीव में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति हम आपको पुनः दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से उनका यहां ग्रैंड वेलकम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री पहुंचे तेल अवीव और किस प्रकार से रेड कार्पेट वेलकम, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इजराइल 2017 में गए थे आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी, और ये पिछले 9 वर्षों में दूसरा उनका दौरा है। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और जो भी वेस्ट एशिया में यानी पश्चिम एशिया में तमाम घटित हुई हैं चीज़ें, फिलिस्तीन इजराइल का पूरा मामला, उन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो गर्मजोशी के साथ स्वागत ही नहीं किया है नेतन्याहू ने। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले, मतलब उन्होंने हिंदुस्तान से उड़ान भी नहीं भरी थी, उससे पहले ही बाकायदा एक ट्वीट करते हुए बहुत एक्साइटेड हैं वो, ऐसा दिखाया गया उनके द्वारा। उन्होंने बताया कि मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी का, पूरा इजराइल इंतजार कर रहा है उनका, और ये बहुत महत्वपूर्ण उनका दौरा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये 2 दिवसीय इजराइल यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। ये उनकी दूसरी यात्रा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच विशेष तौर पर इस समय भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मौजूदा परिदृश्य में, जो अमेरिका ईरान के बीच तनाव, ईरान इजराइल के बीच में तनाव, जिस प्रकार से फिलिस्तीन इजराइल के बीच में, और उन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। देखिए ये 2 दिवसीय यहाँ पर जो दौरा है उसमें कई बैठकें होंगी। 26 तारीख को ये दौरा जो है वो समाप्त होगा प्रधानमंत्री मोदी का, उसके बाद वो स्वदेश लौटेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान इजराइल की संसद को संबोधित भी करेंगे, उस पर भी नजरें रहेंगी। आप देख सकते हैं फिलहाल ये तस्वीरें, तब गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी का ये ग्रैंड वेलकम 2017 की तरह ही यहाँ पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। बता आपको ये दें कि इजराइल की जो संसद है उसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और साथ साथ में बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में एक व्यापक वार्ता, बायलैटरल बातचीत होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी, और इसमें राष्ट्रपति जो है वहाँ के इसहाक हर्जोग, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। तो ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है, कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे और दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों की पुनर्दृष्टि करेगी, साथ ही साझा चुनौतियों की समीक्षा और मजबूत साझेदारी के साथ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। ये विदेश मंत्रालय ने जो अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे से संबंधित, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए सुरक्षा और रक्षा ये दोनों सहयोग जो हैं वो बहुत प्रमुख एजेंडे में रहने वाले हैं। इस दौरे में रक्षा और सुरक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडे हैं। जब ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित हुआ तभी से ये बातें शुरू हो गई थी कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में रक्षा और सुरक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा रहने जा रहा है। भारत स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है और इस संदर्भ में इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम के कुछ तत्वों को शामिल करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। तो इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है सुदर्शन चक्र विकसित करने की दिशा में जो काम हो रहा है और जिस प्रकार का आयरन डोम, इससे जो तमाम प्रणाली है उसको किस प्रकार से समाहित किया जाए, उस मद्देनजर भी देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। भारत इजराइल की ये दोस्ती बहुत बड़ी डील संभव है। दुनिया
ये सोच रही है कि इस बढ़ते तनाव के बीच में, जब पश्चिम एशिया में इस प्रकार का तनाव है, ईरान यूएस को लेकर जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, उस बीच में प्रधानमंत्री मोदी एकदम से पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। स्वागत किस प्रकार से उनका हुआ और इस स्वागत से पहले नेतन्याहू का वो ट्वीट आना, ये तमाम चीज़ें देखिए। जब इजराइल ने घुसकर मारना शुरू किया था फिलिस्तीन को, किस प्रकार से हमास के खात्मे के लिए, उस समय भारत ने अपना एजेंडा बिल्कुल भी फिलिस्तीन के फेवर में नहीं किया था। ये हमने दिखाया था, जो हमारे संबंध इजराइल से रहे हैं उसको और मजबूत किस प्रकार से किया गया। तो ये कूटनीति किस प्रकार की उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई, भारत सरकार ने दिखाई, और उन सब की वजह से आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली इजराइल यात्रा जुलाई 2017 में 9 साल पहले हुई थी। याद होगा आपको किस प्रकार से वो बीच पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर बातचीत की थी, वहाँ की तकनीक को समझा था, पानी किस प्रकार से कितनी किल्लत और किस प्रकार से खारे पानी को तब्दील करके पीने योग्य इजराइल बनाता है। ये तमाम जो चीज़ें वहाँ की थी उसको आकर भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में साझा भी किया था। आपको याद होगा द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक साझेदारी स्तर तक उन्नत किया गया था उस समय। और आपको ये भी बता दें कि उस दौरे के बाद में 2017 के बाद में 2018 में ही, मतलब 1 साल के भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत आए थे। 2018 में भारत का दौरा था उनका। तो ये तभी से शुरुआत हुई, उससे पहले कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया था इजराइल। और इजराइल से संबंध 2017 के बाद किस प्रकार से बने, उसके बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री का लगातार भारत के टूवर्ड्स हमेशा व्यापारिक मित्रता वाले बयान, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। जब ईरान से और इजराइल के बीच में मिसाइलें दागी गई, तमाम चीज़ें जो उस समय हुई, उस समय भी भारत का स्टैंड बहुत इजराइल के फेवर में रहा। और आज ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी का, जो वो इजराइल में है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। 71,000 करोड़ के रक्षा सौदे हैं। जी हाँ, इन मुद्दों पर बात होगी। सिर्फ और सिर्फ उनकी संसद को संबोधित ही नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बाकायदा एक बायलैटरल बातचीत होगी दोनों प्रधानमंत्रियों की। उसके बाद में इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी अलग से मिलेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसहाक हारजोग से। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है 2 दिवसीय, वो हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। बता आपको ये भी दें कि इस दौरे के मायने दुनिया अपने अपने तरीके से देख रही है, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा है, विशेष तौर पर पश्चिम एशिया में। प्रधानमंत्री मोदी का जिस प्रकार से स्वागत किया, जो संदेश देने की कोशिश की है बेंजामिन नेतन्याहू ने, रेड कारपेट वेलकम, और वहाँ पर ये भारत की बढ़ती ताकत, भारत की बढ़ती साख को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वेलकम है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहा जाता है, और वो दिखा यहाँ पर कि किसकी क्या अहमियत है। वहीं किस प्रकार से शहबाज शरीफ जब जाता है वहाँ पाकिस्तान में, तो किस प्रकार से ट्रंप वहाँ पर उनको लेकर बात करते हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा और इस प्रकार की मीडिया कवरेज, जो तमाम चीज़ें आप ये देखिए, उस समय की तस्वीरें हैं जब भारत के प्रधानमंत्री पहुँचे तेल अवीव। वहाँ उनका जो प्लेन है वो लैंड किया, और उनके प्लेन के लैंड करने के बाद में जब वो उतरे तो सामने खड़े थे खुद इजराइल के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर उनके वेलकम के लिए। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद। युद्ध की आहट और बढ़ते तनाव के बीच ईरान और चीन एक ऐसे रक्षा समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं जो पूरे क्षेत्र की सामरिक तस्वीर बदल सकता है। जी हां, मिडिल ईस्ट में अस्थिर माहौल है, आप जानते हैं, और इस हालत के बीच ईरान चीन से अत्याधुनिक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये वही दौर है जब अमेरिका ने ईरानी तट के पास एक विशाल नौसैनिक बेड़ा अपना तैनात कर दिया है। वॉशिंगटन से सैन्य कार्रवाइयों की चेतावनियां लगातार मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार ईरान चीन निर्मित CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइलें खरीद सकता है। इस सौदे को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि अब तक डिलीवरी की तारीख सार्वजनिक नहीं हुई है, ये भी बताएं आपको। ये मिसाइलें करीब 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। दुश्मन के जहाज़ों की रक्षा प्रणालियों को चकमा देने का मादा रखती हैं। उस हिसाब से ये डिज़ाइन की गई कि रडार में ना आए। हथियार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन मिसाइलों की तैनाती होती है तो इससे ईरान की समुद्री हमलावर क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और इसका सीधा असर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नौसेना पर पड़ेगा। रक्षा जानकारों के अनुसार सुपरसोनिक स्पीड और एडवांस गाइडेंस सिस्टम के चलते इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है।
यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरानी तट के पास एक विशाल नेवल आर्माडा तैनात कर दिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से ये कहा गया कि या तो समझौता होगा या फिर पहले की तरह बेहद सख्त कदम हम उठाएंगे। जानकारी के अनुसार चीन के साथ मिसाइल डील जो हो रही है ईरान की, उसको लेकर बातचीत कम से कम 2 बार पहले हो चुकी थी, लेकिन जून में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद अचानक इसमें तेजी आई। रॉयटर्स से बातचीत में 6 लोगों ने खुलासा किया कि जब बातचीत अंतिम चरण में पहुंची तब ईरान के उप रक्षा मंत्री समेत वरिष्ठ सैन्य और जो सरकारी अधिकारी हैं वो चीन भी गए थे। यात्रा पहले सार्वजनिक नहीं हुई थी। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के वरिष्ठ शोधकर्ता और पूर्व खुफिया अधिकारी डेनी स्टोनोविच का कहना है कि अगर ईरान के पास जहाज़ों पर हमला करने की सुपरसोनिक क्षमता आ जाती है तो ये पूरी तरीके से गेम चेंजर होगा। इसके मुताबिक ऐसे मिसाइलों को रोक पाना मौजूदा डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि रॉयटर्स ये भी पता नहीं लगा सका है कि इस संभावित समझौते में कितनी मिसाइलें शामिल होंगी, ईरान इसके लिए कितनी कीमत देगा, ये भी साफ नहीं है कि मौजूदा क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए चीन इस सौदे को अंतिम मंजूरी देगा या नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बस इतना बताया जरूर कि ईरान के अपने सहयोगियों के साथ सैन्य और सुरक्षा समझौते हैं और उनका उपयोग करने का सही समय। संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर बीजिंग स्थित विदेश मंत्रालय से संपर्क करने को कहा। वहीं चीन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया। उधर व्हाइट हाउस ने भी चीन ईरान मिसाइल वार्ता पर सीधी प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। हालांकि चीन, ईरान और रूस हर साल संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं। पिछले साल अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में मदद के आरोप में कई चीनी संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगाए थे। ईरान चीन डिफेंस डील से किस प्रकार का हड़कंप मचा हुआ है, ईरान चीन डील से अमेरिका किस प्रकार से सतर्क है, चीन से घातक मिसाइलें खरीद रहा है ईरान तो इसकी संख्या कितनी होगी, क्या लागत होगी, मिडिल ईस्ट में जो इसके बाद का घटनाक्रम बढ़ेगा उस पर भी ध्यान देने वाली तमाम बातों को समेटती महत्वपूर्ण खबर। खबर अमेरिका से है, जहां एक बार फिर से ट्रंप अपने बड़बोले अंदाज के लिए चर्चा में बने हुए हैं। कभी वो भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लेते हैं तो कभी 8 युद्धों का दावा। ट्रंप के एक बयान ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। इस बयान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की नींद उड़ी। बयान की हकीकत सामने आई तो पाकिस्तान की सरकार को थोड़ी राहत मिली। दरअसल ये दावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा था। ट्रंप ने कहा कि उस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर वो शामिल नहीं होते तो कई लोग मारे जाते। जानकारी के अनुसार यह बयान ट्रंप ने मंगलवार को अपने दूसरे कार्यकाल में पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र किया, जो कि वो नियमित अंतराल पर करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर चर्चा एकदम से शुरू हो गई। अलग अलग तरीके से लोग इसे समझने और समझाने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने भारत के हमलों से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बचाया। वहीं कई लोग इसे समझते नजर आए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया था कि अगर अमेरिका दखल नहीं करता तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। हकीकत यह है कि ट्रंप ने अपने भाषण में वही दोहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके हस्तक्षेप के बिना 35 मिलियन लोग मारे जाते। हालांकि भारत ने इस पूरे दावे को कभी स्वीकार नहीं किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाक सीज फायर में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं हुई है। भारत का साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की गुहार के बाद इसे रोका गया था। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि अपने पहले 10 महीनों में मैंने 8 युद्ध रुकवाए। पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर युद्ध होने वाला था। 35 मिलियन लोगों की जान जा सकती थी, मारे जाते इतने लोग। अगर मैं शामिल नहीं होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मर जाते। इस बयान से सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा। लोग अलग अलग तरीके से इसको समझने लगे। ट्रंप का वास्तविक मतलब क्या था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि यदि अमेरिका का दखल नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट भी लिया। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस प्रकार की बातें की हो, जंग टालने का क्रेडिट लिया हो। वो नियमित अंतराल पर इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। उनका बयान पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल और चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बयान हमेशा देशों के बीच कूटनीतिक संवेदनाओं को प्रभावित करते हैं। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता हस्तक्षेप नहीं हुआ। हमने तो बिल्कुल किसी से कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान की सरकार ने बयान की हकीकत समझते हुए राहत की सांस ली है। ट्रंप के इस दावे ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ कर रख दी है।